आज हम बात करने वाले हैं पीटी की रीडिंग की। और रीडिंग में जो आइटम हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। नाम है इसका रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स। जैसा आप देख रहे हैं, पीटी रीडिंग, शॉर्ट फॉर्म FIB, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग एंड राइटिंग। इस फिल द ब्लैंक्स में दो चीजों का स्कोर शामिल होता है। इसमें रीडिंग का स्कोर है 29%। आप देख रहे हैं, रीडिंग का स्कोर 29% है एंड राइटिंग का स्कोर इसमें 25% है। यानी कि अब आप एक बात सोचिए जरा, जो पीटी की पूरी 100% राइटिंग है, 100% राइटिंग में से 25% जो है राइटिंग वो इसमें इन्वॉल्व है। इवन जो आपका ऐसे राइटिंग होगा, पीटी एकेडमिक का ऐसे राइटिंग और पीटी कोर का ईमेल राइटिंग, ये जो राइटिंग का हिस्सा बताया आपको मैंने, ऐसे राइटिंग, पीटी एकेडमिक का और कोर का ईमेल, जिस राइटिंग का 17% कवर करता है, 17। देखिए वो 100 में से 17 कवर कर रहा है, और ये फिल द ब्लैंक्स के अंदर इनडायरेक्ट राइटिंग के नंबर शामिल है, और कितने हैं वो भी 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिल द ब्लैंक्स बहुत कीमती है। अगर इसका कंबाइन स्कोर करके देखें, 29 प्लस 25 कितना बनता है? 54%। 54% बहुत ज्यादा वेटेज है। पूरे पीटी का जो वजन है, जो पूरे पीटी का परसेंटेज है, वो है 400%। 400%, 20 क्वेश्चन है, 20 टाइप्स है। 400%, 20 आइटम्स है। 20 आइटम में से एक आइटम, ये देख रहे, सिंगल आइटम है जो कितना कवर कर रहा है अकेला, 54%। इसकी अहमियत से पहले समझ लें। दूसरी चीज ये, इसको सॉल्व कैसे करना है। अब आओ, अगर आप इस फिल द ब्लैंक्स को सॉल्व करना सीखेंगे तो आपका कितना मसला हल होगा, बताता हूं आपको मैं। इसमें राइटिंग तो आपको पता चल गया कि 25% कवर होगी। इसमें जो रीडिंग के रूल्स अप्लाई होते हैं, वो कल जो हमने रीडिंग की थी, ड्रैग एंड ड्रॉप, उसी के उसूल इस पे अप्लाई होंगे, या ये कह लेंगे इसके उसूल उसी पे अप्लाई होंगे। तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो हमने कल किया था, उसका स्कोर था 20%, और इसका स्कोर है, आप देख रहे हैं कितना है, 29%। तो 29 को अगर कंबाइन कर दे तो कितना बनता है? 49%। यानी कि रीडिंग, 100% रीडिंग में जो आधी, 49 का मतलब ऑलमोस्ट हाफ, समझ लेना, एक पॉइंट कम है। 100% रीडिंग में से आधी, हाफ, यानी 49, ऑलमोस्ट 50 समझ लें। 49% रीडिंग जो है वो फिल द ब्लैंक्स के अंदर है। अगर कोई स्टूडेंट फिल द ब्लैंक्स में कमजोर है, तो पहले ये समझ ले कि वो रीडिंग का स्कोर नहीं कर सकता, और जो रीडिंग का स्कोर नहीं कर सकता, जाहिर है वो पूरा पीटी नहीं कर सकता। तो आधी रीडिंग इन्वॉल्व है, हाफ रीडिंग इन्वॉल्व है, जस्ट ओनली फिल इन द ब्लैंक्स में। इसमें तुक्के मारना मुश्किल है, इसमें गैस करना मुश्किल है। अगर गैस करते हैं तो चांसेस ओनली सही होने के 25% होते हैं। तो इसमें जो है, इसको समझे, फिल द ब्लैंक्स में हमें वर्क करना है। और वो जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट था ना, पीटी टैबलेट्स पे चलता है, टैबलेट में चलता है, टैबलेट्स करवा दो, वो टैबलेट्स का मसला खत्म हो गया। क्योंकि जो रिटन लेक्चर स्पीकिंग का पार्ट है, उसके अंदर ह्यूमन ह्यूमन इनपुट आ गया है, और जो डिस्क्राइब इमेज है उसमें ह्यूमन इनपुट आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि एआई स्कोर देगी, उसके ऊपर फिर इंसान स्कोर देगा। जब इंसान स्कोर देगा तो मतलब कोई एग्जामिनर ह्यूमन बीइंग होगा, रिटन लेक्चर में भी और डिस्क्राइब इमेज में भी। और यही आप मेजर यूज करते थे, अपने जितने भी टैबलेट यूज करते थे, आप यूज करते थे रिटन लेक्चर में और डिस्क्राइब इमेज में। अब ह्यूमन इनपुट का मतलब ये हुआ कि अब एआई के साथ साथ इंसान, अब इंसान नहीं मानेगा जिस तरह आप बोलते थे, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस। फिर वो बताएगा कि व्हाट आई कैन सी ऑल्सो। तो आखिर में आप जुमला बनाएंगे, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो अब इन चीजों को आप निकाल दीजिए, स्क्रैप आउट कर दे, स्क्रैप आउट। क्योंकि अब स्कोर नहीं मिलने वाला अगर आपने ये हरकत की तो। पहले बताओ, डिस्क्राइब इमेज में और रिटन लेक्चर में, अब आपको जेन्युइन अंग्रेजी में टॉक करनी पड़ेगी। तो चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो रही है। वो जो जुगाड़ सिस्टम था, शॉर्टकट बेवकूफ बनाओ सिस्टम, वो खत्म हो रहा है। अब आपको जेन्युइन अंग्रेजी के ऊपर आके आपको स्कोर करना पड़ेगा आपको। तो याद रखिए कि ये जो हम फिल द ब्लैंक्स करने वाले हैं, इस फिल द ब्लैंक्स के अंदर जो है वो रीडिंग का मेजर स्कोर है। और इसकी अहमियत यह है कि ये ऑलमोस्ट हाफ रीडिंग ऑलमोस्ट हाफ रीडिंग की परसेंटेज कवर करेगा, और राइटिंग का 25%। तो ओवरऑल देख ले,
इस सवाल की स्किल के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है अभी देखते हैं। तो जरा रूल्स पहले समझ लीजिए। रूल्स भाई ये है कि फिल द ब्लैंक्स हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा समझिए। इस फिल द ब्लैंक से नाम बता दिया आपको ने, ये पीटी की रीडिंग है। और इस फिल द ब्लैंक का नाम है फिल द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग। इसको आमतौर पे लोगों ने नाम दिया है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन क्यों नाम दिया है? क्योंकि इसमें देखिए आमतौर पे 5 ऑप्शंस होते हैं पैराग्राफ के अंदर। देखिए एक ब्लैंक नंबर 1 है, ब्लैंक नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है और नंबर 5 है। ये 5 ब्लैंक्स हैं। और इसमें होगा क्या, जैसे आप ईच ब्लैंक को आप साइड में यहां पे क्लिकेबल ऑप्शन होगा, और जब आप ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन नीचे ड्रॉप हो जाएंगे। अब 4 ऑप्शन ड्रॉप कैसे होंगे वो देखिए, यहां पे मैंने 4 ऑप्शन लगा दिए। 1 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके ऑप्शन आप देख रहे हैं ए बी सी एंड डी। ये 4 ऑप्शन है, तो समझो ये ब्लैंक नंबर 1 के 4 ऑप्शन है। ये ब्लैंक नंबर 1 के 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो जब आप क्लिक करेंगे यहां पे ये 4 ऑप्शन नीचे ड्रॉप होंगे। यहां पे हमें सेलेक्ट करना होगा कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट मैच हो रहा है यहां पे, या बेस्ट ऑप्शन यहां पे फिट होगा। इसमें हर ब्लैंक के 4 ऑप्शन होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कम होते जाएं। हमने 4 सेल में 1 कर दिया, 3 हो गए, फिर कर दिया 2 रह गए, ऐसा नहीं होगा। हर ब्लैंक में 4 ऑप्शन है, कम नहीं होंगे। ये है फिल द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग। और इसको लोगों ने नाम दिया है ये ड्रॉप डाउन है, क्योंकि ऑप्शन जैसे विंडोज में होते हैं ऑप्शन, आप कोई चीज विंडोज की रेजोल्यूशन सेट कर रहे होते हैं, आप क्लिक करते हैं 5-6 ऑप्शन नीचे ड्रॉप हो जाते हैं, तो एक विंडो नीचे ड्रॉप हो जाती है। तो ये वही है ड्रॉप डाउन। अब इसमें रूल क्या अप्लाई होंगे जरा सुनो जरा। इसमें और ज्यादा मेच्योर लेवल के ऊपर और ज्यादा एडवांस लेवल के ऊपर आपकी अंग्रेजी की ग्रामर चेक होती है, आपकी इंग्लिश की ग्रामर, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी और ज्यादा मेच्योर लेवल पे चेक होती है। तो आप जुमले को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस को पढ़ते समझते हुए हम 4 एतबार से अपना आंसर सोचेंगे कैसा आंसर होगा। कल मैंने 4 एतबार बताए थे, वो दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले हम ग्रामर के एतबार से सोचेंगे। पहले ऑप्शन को नहीं देखेंगे क्लिक करके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को छोड़ दिया। पहले आप देखेंगे ग्रामर के एतबार से कौन सा वर्ड यहां पे आना चाहिए, मेरे हिसाब से कैसा वर्ड होगा। आपने कहा यहां पे नाउन होगा। अगर नाउन होगा तो यह सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। और अगर नाउन नहीं होगा तो वर्ब होगा। अगर वर्ब होगा तो कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। और अगर अगर वर्ब भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, तो कोई एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव आएगा, ये इन तीनों में से कोई एक चीज होगी आमतौर पे। तो पहली चीज आप देखेंगे ग्रामर के एतबार से। ये कल की बातें मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ये कल कार्य सारी हो चुकी है, लेकिन रिवीजन जरूरी है। दूसरा आप देखेंगे ग्रामर के बाद प्रपोजिशन के एतबार से। अक्सर डैश के बाद क्या लिखा होता है, मिसाल के तौर पर लिखिए क्या लिखा हुआ है, डैश टू। आप ये सोचोगे कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके बाद टू आता है। आप ये सोचो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके बाद टू आता है। मैं मिसाल दे रहा हूं, कभी सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। इन चारों में से ए बी सी एंड डी, कौन सा ऐसा वर्ड है इन चारों में से जिसके बाद क्या आता है, टू आता है। तो ब्लैंक के बाद आप देखोगे प्रपोजिशन लिखा हुआ है। अब कौन कौन से प्रपोजिशन आमतौर पे आते हैं, ऑन, इन, एट, टू, फ्रॉम। अंग्रेजी जबान में 50 के करीब है, 49, 50, अराउंड 51। ये 50 के करीब है प्रपोजिशन, 50 सहन में रखो। 50 में से 50 के 50 नहीं आएंगे कोई। ये जो 4-5 मैंने बताए, तकरीबन 10 ऐसे हैं 50 में से जो इस्तेमाल होते हैं। आफ्टर है, बिफोर है, सिंस है, फ्रॉम है, टू है, इन है, ऑन है, एट है, बाय है। ये तकरीबन 10 है जो इस्तेमाल में आते हैं। तो आपको ये देखना है कि ब्लैंक के बाद अगर कोई प्रपोजिशन लिखा हुआ है तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो इस प्रपोजिशन के साथ बेस्ट मैच करेगा। तो पहले आपने क्या देखा, अपने देखो विजन क्लियर रखो। पहले ग्रामर के एतबार से देखोगे, दूसरा प्रपोजिशन के एतबार से देखोगे,
तीसरा किस एतबार से देखोगे? कोलोकेशन के एतबार से। कोलोकेशन क्या होता है? वर्ड कॉम्बिनेशन। मैंने आपको लिस्ट सेंड की है, वो मैं समझा दूंगा यूज कैसे करनी है। सन 2002 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड, ऑक्सफोर्ड ने कोलोकेशन की एक बुक, दुनिया की पहली बुक प्रोड्यूस की, पब्लिश की, और उसमें 9,000 उन्होंने कोलोकेशन दिए कि अंग्रेजी जबान के अंदर 9,000 कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब 9,000 कॉम्बिनेशन है। जैसे आप कहते हैं ना कड़क चाय, तो कड़क और चाय का एक कॉम्बिनेशन है। आप ये नहीं कह सकते कि ताकतवर चाय, आप नहीं कह सकते मजबूत चाय। तो इस तरह अंग्रेजी जबान के अंदर क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग टी। तो इस तरह अंग्रेजी जबान के अंदर 9,000 कॉम्बिनेशन से उन्होंने प्रोड्यूस किया कि ये किताब है, पढ़ लो। अब जाहिर 9,000 तो जिसकी जबान है उसको भी नहीं पता होगा, हमें अपनी जबान का नहीं पता तो उनकी जबान का कैसे पता होगा? तो अब तरीका ये कि हमें सारे 9,000 नहीं आने चाहिए, लेकिन पियर्सन टेस्ट वालों ने, जो आप पीटी टेस्ट दे रहे हो, इन्होंने चंद 100 इंट्रोड्यूस करवाए कि ये बच्चों को पढ़ लेना चाहिए। तो वो लिस्ट जो है वो मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, उसको मैं समझा दूंगा यूज कैसे करना है। तो आपको दिखना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोलोकेशन बन रहा है कोई, जैसे मैं मिसाल दूं, डैश, एक वर्ड लिखा हुआ है डैश कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूट करना, और एक वर्ड है टेक कंट्रीब्यूशन, एक वर्ड है मेक कंट्रीब्यूशन, एक वर्ड है गेट कंट्रीब्यूशन। तो इसके साथ जो मैच करता है वो है मेक कंट्रीब्यूशन। मेक और कंट्रीब्यूशन का कोलोकेशन होता है। तो ये बेसिक कोलोकेशन बता, जैसे छुट्टी कर रहे हो क्या कहते हैं? छुट्टियां करना, मेक हॉलिडे। तो ये कहलाता है कोलोकेशन। नाउ तो हम पहले ग्रामर के एतबार से देखेंगे, दूसरा हम प्रपोजिशन के एतबार से देखेंगे, तीसरा हम कोलोकेशन के एतबार से देखेंगे, और चौथा हम देखेंगे लॉजिक के एतबार से कौन सा वर्ड बेस्ट फिट हो रहा है। तो यहां पे मैं पहले एक ब्लैंक आपको सॉल्व करवाऊं और आपको एक्सप्लेन करूं किस तरह सॉल्व हो रहा है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूं, आपको शायद थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। यहां से देखते हैं भाई, देखो ये देखिए भाई, बैम्बू के बारे में बात हो रही है, बांस के बारे में। बैम्बू इज अ फेवर्ड प्लांट। ये बहुत ही फेवर्ड प्लांट का मतलब बहुत पसंद किया जाने वाला पौधा होता है अमंग आर्किटेक्ट्स। जो आर्किटेक्ट्स होते हैं बहुत पसंद करते हैं इसे, इसके कंस्ट्रक्शन वगैरह करते होंगे इससे, एंड डिजाइनर्स इसे बहुत पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ। जो बैम्बू यानी बांस की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, बहुत ज्यादा होती है। एंड ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होता है बहुत ज्यादा, ये इतना सारे खराब भी नहीं होता। वन कोलंबियन आर्किटेक्ट, एक कोलंबियन आर्किटेक्ट ने क्या कहा, जरा सुनो। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, देखो। वन कोलंबियन आर्किटेक्ट डैश टू इट, एक कोलंबियन आर्किटेक्ट इसे डैश करता है टू इट एज नेचर्स स्टील। वो कहता है ये कुदरत का स्टील है। अगर इस ब्लैंक को देखा जाए तो याद रखिएगा, इसके अंदर इसके बाद कोई वर्ब आना चाहिए। कोई आर्किटेक्ट इसको कहता है कि ये कुदरत का स्टील है, ये बैम्बू जो है कुदरत का स्टील है, लेकिन इन्होंने डैश के बाद टू लगाया हुआ है। इसका मतलब जो वर्ड आने वाला है वो ऐसा होगा जिसके बाद ये प्रपोजिशन जो है वो मैच करे। एक कोलंबियन आर्किटेक्ट इसे डैश करता है एज नेचर्स स्टील, बट इन मेनी रिस्पेक्ट्स, लेकिन वो ये भी कहता है कि बहुत सारे एतबार से, बहुत सारी रिस्पेक्ट का मतलब कई एतबार से, इट इज इवन बेटर देन स्टील, ये स्टील से कहीं बेहतर है। इट इज लाइटर, ये बहुत वजन में हल्का है। मोर फ्लेक्सिबल, इसमें लचक भी बहुत है, टूटता भी नहीं इतनी आसानी से। एंड दीज, और ये जो डैश है मतलब हल्का होना, लाइट होना, फ्लेक्सिबल होना, ये क्या है इसकी? ये खुसूसियात है। तो हमें खुद सोच रहे हैं कि किस तरह फ्लो चल रहा है। बहरल, तो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, हमने क्या किया, अब हम आएंगे नीचे और आगे देखेंगे कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट मैच हो रहा है, या कौन से चार ऑप्शन है। तो अगर मैं आपके सामने लेके आऊं, सो वन कोलंबियन आर्किटेक्ट डैश करता है इसे, डैश टू इट। डैश टू इट का मतलब ये हुआ कि वो क्या इसे एम्प्लाई करता है, एम्प्लाइज टू इट। क्या मेंशन के साथ टू आता है? नहीं, मेंशंस टू इट। क्या इंडिकेट के साथ आता है टू? इंडिकेट्स टू इट? नो।
वन कोलंबियन आर्किटेक्ट रेफर्स टू इट। रेफर के साथ टू आता है, रेफर के बाद टू आता है, रेफर्स टू इट। तो यहां पे हमारा जो बेस्ट ऑप्शन मैच हो कौन सा होगा? अब आप क्या करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आप? अब होगा ये कि भाई एग्जाम में या टेस्ट में जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तब यहां पे आपके सामने आपने क्लिक किया, चार ऑप्शन ड्रॉप होंगे और आपने इसको क्या किया, रेफरेंस को क्लिक कर दिया। ये यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा, यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। इसे आप डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं, दोबारा क्लिक करके कोई और ऑप्शन दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। लेकिन अब देखो, बहुत सारे वर्ड है, मैं हर वर्ड तो आपको नहीं बता सकता क्लास में। क्या कर सकता हूं, तरीका समझा सकता हूं, उन अल्फाजों की लिस्ट दे सकता हूं, तरीका समझा सकता हूं, अल्फाजों की लिस्ट दे सकता हूं, कह सकता हूं गो थ्रू करो, और सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज दे सकता हूं। ऐसे टीचर मेरा क्या रोल होगा, समझाना, तरीका बताना, उसके बाद आपको एक्सरसाइज देना, आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देना। लेकिन प्रैक्टिस आप करेंगे उन तरीकों पे जो मैंने बता रहा हूं। अगर 100 सवाल है तो 100 के 100 तो हम क्लास में नहीं करेंगे, बाकी आप घर में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन तरीका मैंने बता दिया कि जो तरीके में सॉल्व होगा। और ये इंप्रूवमेंट जाहिर है वक्त के साथ होगी, कोई आपके ऊपर जादू नहीं हो जाएगा, मैंने बता दिया और जादू हो गया आपके ऊपर। अब जो है वो जहां 100 में से एक सही हो रहा था, वह 100 में से 100 सही होना शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होगी ऑफकोर्स। अच्छा, आप जरा दूसरा ब्लैंक देखते हैं, उसके बाद में पहले आपको जल्दी से इसको सॉल्व करवा दूं ये वाला टास्क। ये बट उन्होंने क्या कहा, बट इन मेनी रिस्पेक्ट्स, बहुत सारे कई एतबार से इट्स इवन बेटर देन स्टील, लाइटर है एंड मोर फ्लेक्सिबल है। एंड दीज डैश, दीज का मतलब पहले तो ये सोचो, सुनो जरा, ये चीज पहले सोचना सीखो। दिस आता है सिंगुलर चीज के लिए और दीज आता है प्लूरल के लिए। तो अगर आप खुद सोचो तो यह सोचना कि इसके अंदर कोई प्लूरल चीज होगी, दीज डैश। तो यहां पे देखो, दीज एबिलिटीज या दीज क्वालिटीज या दीज टैलेंट्स या दीज वैल्यूज। अब वो भी बड़े उस्ताद होते हैं, इन्होंने सारे प्लूरल दे दिए, लेकिन इनमें से सारे प्लूरल है और सारी क्वालिटीज है। लेकिन ये जो इन्होंने बताया कि ये बैम्बू लाइटर है और मोर फ्लेक्सिबल है, तो ये बैम्बू की क्या कहलाएंगी, ये बैम्बू की क्वालिटीज कहलाएंगी। ये क्वालिटीज है, ये उसकी क्वालिटीज है। क्वालिटी अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, वो गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है, ये उसकी एक बड़ी क्वालिटी है। वो बड़ा काम रहता है, ये उसकी बड़ी क्वालिटी है। और एबिलिटी है कि भाई वो मिसाल के तौर पर बहुत तेज भाग सकता है, वो बहुत तेज भाग सकता है, लंबी जंप लगा सकता है, ये उसकी एबिलिटी है। वो तेज स्विमिंग कर सकता है, ये उसकी एबिलिटीज है। क्वालिटीज उसकी ये कि वो थकता नहीं है, लाइक दैट। तो बैम्बू की जो होगी ये क्वालिटीज है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज किया कि भाई इसका आंसर क्या है, क्वालिटीज है, तो ये आंसर यहाँ पे बेस्ट फिट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अजान शुरू हो गई है, तो मुझे 1 मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा अजान के लिए। जस्ट प्लीज वेट फॉर अ वाइल। 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं मैं, अजान हो रही है। ओके गाइस, नाउ हमने स्टार्ट किया और हमने नंबर 1 नंबर 2 सॉल्व किया। नाउ नंबर 3 की तरफ आते हैं। नंबर 3 में क्या बात हो रही है, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स in places such as Hong Kong rely on bamboo scaffolding. Whatever the dash of the tower, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं हांगकांग में रिलाय करते हैं वो बैम्बू स्कैफोल्डिंग के ऊपर। whatever the dash of the tower, टावर ब्लॉक की जो भी डैश हो, क्या होगी भाई, whatever the mass of the tower, whatever the top of the tower, whatever the summit of the tower, या whatever the height of the tower। टावर की जो भी ऊंचाई हो, तो जाहिर है जो भी ऊंचाई हो यही साइंस बन रहा है। इसका मतलब मास तो नहीं होगा, टॉप भी नहीं होगा। पहाड़ की चोटी की समिट आता है, यहां पे आएगा हाइट। जो वर्ड बेस्ट फिट हो रहा है, देखे इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा वर्ड बेस्ट फिट हो रहा है, इस सिचुएशन के हिसाब से कौन सा वर्ड फिट हो रहा है। तो यहां पे मास का वर्ड फिट नहीं होगा। whatever the mass of the tower, no. whatever the top of the tower, no. whatever the summit of the tower, no. whatever the height of the tower। लॉजिकली कौन सा वर्ड फिट हो रहा है और इस सेंस में लॉजिकली कौन सा बेस्ट फिट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया भाई,
यहां पे क्या लिखेंगे भाई, डी आपने क्लिक कर दिया, हाइट। नंबर 4 देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ओवर अ बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, 1 अरब से ज्यादा, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है लगभग कुछ। सो अराउंड बिलियन पीपल राइट अराउंड द वर्ल्ड लिव इन अ होम दैट इज मेड ऑफ बैम्बू। 1 अरब की आबादी है तक रहती बैम्बू बने घरों में। एंड चाइना डैश द प्लांट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब जरा इस सेंटेंस को समझो, सेंटेंस बन कैसा रहा है। एंड चाइना डैश द प्लांट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब जरा ऑप्शन सुनो। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी टाइम पीरियड ऐड किया जाता है, सुन लो मेरी बात पहले, जब भी टाइम पीरियड ऐड किया जाता है, कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि मैंने 20 साल पढ़ाया है, मैंने 10 साल प्रैक्टिस की है, मैंने 15 साल रिसर्च की है, तो जब भी टाइम इन्वॉल्व किया जाता है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए कोई जुगाड़ सिस्टम, कोई शॉर्टकट, कोई ऐसा कोई नहीं है कि कुछ तिकड़म लगा के आप जो है वो फॉर्मूला लगा लें। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टाइम पीरियड इन्वॉल्व किया जाता है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, हैव या हैज के बाद थर्ड फॉर्म। ये एक तरीका है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ अभी देखो, एंड चाइना डैश द प्लांट, चाइना डैश किया प्लांट को फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर इसमें ऑप्शन देखे जाए तो चाइना हैज कल्टिवेटेड, चाइना कल्टिवेट, चाइना के साथ तो कल्टिवेट हो नहीं सकता, चाइना कल्टिवेट्स होगा या तो कल्टिवेट्स, ये चाइना हैड कल्टिवेटेड। अब मैंने आपको बता दिया कि जब भी टाइम पीरियड लगाया जाता है तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आमतौर पे आता है, कि चाइना हैज कल्टिवेटेड द प्लांट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये रूल पता होगा आपको। अब इसके पीछे, अब इसे आप टिप कह लो, इसे आप टिप कह लो, इसे आप ट्रिक कह लो, इसे आप टेक्निक कह लो, इसे आप जो चाहे कह लो, जो नाम दे दो इसे आप, लेकिन उसूल आपको सीखना पड़ेगा कि जब पीरियड इन्वॉल्व किया जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो आपको सीखनी पड़ेंगी, अब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें जाहिर है। तो आंसर यहां पे क्या बनेगा भाई, ए इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं भाई, ये इसका 5th एंड लास्ट ब्लैंक है। सो फॉर दोज, वो लोग, दोज डैश लिव इन कूलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग कूलर रीजन में रहते हैं। सो फॉर दोज डैश लिव इन कूलर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब एक बात याद रखिएगा, लोगों के लिए क्या आता है, दोस्त, ये दोस्त लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जब लोगों की तरफ इशारा हो तो उसके लिए क्या आता है, जरा सुनो। लोगों के लिए विच नहीं आएगा, लोगों के लिए यहां पे वर्ड ही फिट नहीं हो रहा। दोज मे लिव, नो। दोज आर लिव, नो। दोज हु लिव। लोगों के लिए, इंसानों के लिए, जानदारों के लिए दो चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, या दैट इस्तेमाल होगा या हु इस्तेमाल होगा। सेमी फॉर्मल अंग्रेजी के अंदर दैट इस्तेमाल होगा, और स्टैंडर्डाइज्ड, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हु इस्तेमाल होगा। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर, द पर्सन दैट इज स्टैंडिंग देयर। अब दैट इज स्टैंडिंग देयर जो है वो दोस्ताना बात है, फ्रेंडली कम्युनिकेशन, और द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, एंड द पर्सन विच इज स्टैंडिंग देयर इज रॉन्ग कम्युनिकेशन, इट्स रॉन्ग कम्युनिकेशन। तो यहां पे जब लोगों का जिक्र किया, दोज जो रहते हैं, दो जाहिर इंसान है, वो लोग, दीज का दिस का प्लूरल दीज है, और दैट का प्लूरल दोज है। तो हमने क्या, देखो एक बात मैं बताता हूं आपको, जब हम कोई ब्लैंक सॉल्व करते हैं ना, जब कोई ब्लैंक सॉल्व करते हैं तो आप ये देखो कि हमने कौन सा रूल अप्लाई किया और हमने क्या सीखा। आप यहां पे उसूल सीखो कि ये ब्लैंक किन उसूलों पे सॉल्व हो रहा है ताकि आपका फायदा हो। ये नहीं अच्छा इसका आंसर ये होगा, वो भाई मैट्रिक की क्लास नहीं है किसका आंसर ये होगा रट्टा मार लिया कल जाके एग्जाम में छाप दिया। ये मैट्रिकुलेशन का एग्जाम नहीं है। आपका ये एग्जाम जो है वो आपके स्किल्स इंप्रूव, स्किल्स का टेस्ट है। तो जो स्किल्स इंप्रूव होगी वो टेस्ट में काम आएंगी। ये वाला सवाल थोड़ी होगा कि आप जाओगे एग्जाम में बैठे होगे, हाँ कहेगा हाँ ये दोस्त वाला आ गया, सर ने करवाया था, मैंने किया हुआ है। ये उसूल अप्लाई होंगे। जब इंसानों की बात होगी तो हु आएगा, और जब चीजों की बात होगी तो विच आएगा।
तो जब इशारा इंसानों की तरफ है, दोज वो लोग डैश रहते हैं कूलर इन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में, दोज हु लिव आएगा। द बेस्ट फिट इज हु इज द आंसर। तो सीखा क्या? सीखा यह कि पीपल के साथ हु आता है और चीजों के साथ दैट या विच दोनों आ सकते हैं। और फॉर्मल अंग्रेजी में हु इस्तेमाल किया जाता है पीपल के लिए, लोगों के लिए। ये एक्सरसाइज मैंने आपके सामने लगाई है और आपके एग्जाम में, टेस्ट में ऐसे 4 पैराग्राफ आएंगे और आपको ये सॉल्व करना चाहिए। टेस्ट में सुन लीजिए मेरी बात, आपको एक पैरा सॉल्व करना चाहिए 200 सेकेंड्स में। घर में टाइम लगाओ और इसे 3.5 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो। 3 मिनट्स का मतलब होता है 180 सेकेंड्स और 3.5 मिनट का मतलब होता है 210 सेकेंड्स। तो कोशिश करो कि 200 सेकेंड्स में या 3 मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करो एक सिंगल पैरा को। जो 3 मिनट्स या 3.5 मिनट्स के अंदर कर लेगा वो सक्सेसफुल है। तो इसको जो आपको सॉल्व करना है, एक पैरा को 4 पैरा आएंगे, एक का टाइम 330 सेकेंड, एक का 330, इस तरह देना है आपको। अंदर अंदर सॉल्व करना है। 4 पैरा सॉल्व करने 15 मिनट के अंदर, 4 पैरा सॉल्व करने 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट्स में 4 पैरा सॉल्व करने हैं। स्कोर पता है वो कितना है? रीडिंग 29, राइटिंग 25। चले भाई, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 3 मिनट 30 सेकेंड्स और आपको सॉल्व करना है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, नाउ आपने यकीनन सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या कैसे है और आप अपने आंसर जरा मैच कर लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इसके बारे में कि किस तरह हमने सॉल्व किया इसको। सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा कि हम स्टार्ट करते हैं, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे ये इससे पिछले की लाइन जो है, फर्स्ट लाइन वो पढ़ने की जरूरत नहीं हमें, लेकिन चलो स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड का कैपिटल है वेलिंगटन। और लोग समझते हैं ऑकलैंड, ऑकलैंड उसका बड़ा शहर है, असल में क्या, वेलिंगटन कैपिटल है। सो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन हैज conferred an honorary degree on a distinguished astrophysicist in a recent graduation ceremony. Professor Warwick Kaush dashed the honorary degree of Doctor of Science for his remarkable contribution to our knowledge of galaxies and dark energy. अब यहां ब्लैंक जो बनना है जरा सुनो। प्रोफेसर वॉरिक काउश डैश द ऑनररी डिग्री, यहां पे उन्होंने कोई डिग्री हासिल की, पास की बात हो रही है। तो क्या ऑप्शन होगा? ही वॉज रिसीविंग, क्या होगा ही हैड रिसीव्ड, क्या होगा वॉरिक काउश इज रिसीव्ड। ये तो पैसे में बन जाएगा। इसका मतलब होगा, अगर हम ये कहते हैं वॉरिक काउश इज रिसीव्ड, तो इसका मतलब ये हो वॉरिक काउश साहब को, प्रोफेसर साहब को रिसीव किया जाता है, यानी दूसरे लोग उनको रिसीव करेंगे। वो जाएंगे, पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे, लोगों को सलाम सल्यूट मारेंगे लोग, एंड उनको रिसीव किया जाता है। उनको थोड़ी रिसीव किया जाता है, उन्होंने डिग्री रिसीव की थी, उन्होंने डिग्री अर्न की। तो वॉरिक काउश रिसीव्ड द ऑनररी डिग्री। अब यहां पे 2 ऑप्शन आपको अपील करते हैं, बता दूं कौन सा अपील करते हैं। आप सुनिए जरा, पहले सुनो। या तो आप ये सोचते कि ही हैड रिसीव्ड, या आप सोचते ही रिसीव्ड। अब दोनों में फर्क क्या, जरा सुन लो। यही तो फर्क सीखना है। इसी फर्क को बताने के तो पैसे होते हैं। और पैसे किस चीज के होते हैं? मुंह दिखाई के थोड़ी पैसे होते हैं कोई। फर्क सुनाओ। हेड वहां पे आता है जब कोई एक एक्शन हुआ तो उससे पहले एक एक्शन हो चुका था। अगर डबल एक्शन की बात हो, किसकी बात हो? डबल एक्शन की बात हो। जब एक एक्शन हुआ तो उससे पहले एक एक्शन हो चुका था। जब मिस्टर एक्स ने ए लेवल किया तो मिस्टर वाई ग्रेजुएशन कर चुके थे। जब इस तरह की बात हो तब आता है हेड। डायरेक्ट हेड कभी नहीं आता। मैंने तुम्हें कल देखा था, हेड लगा दिया, आई हैड सीन यू, ये गलत चीज है। अंग्रेजी जबान में हमेशा सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। हेड तभी आता है जब तले ऊपर की बात हो।
कि जब एक एक्शन हुआ तो उससे पहले दूसरा एक्शन हो चुका था। अब जरा मेरी बात सुनिएगा। आपने मिसाल के तौर पे आपने कहा मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हो गया एक्सीडेंट, मतलब माजी में हुआ, 1 घंटे पहले हुआ, एक दिन पहले हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं मैंने तुमसे पहले ही कहा था। यहां पे मैं कहूंगा आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। क्यों कहूंगा? उसके एक्सीडेंट होने से पहले कहा था मैंने कि जिस तरह वो चलाता है गाड़ी, यकीनन किसी को ठोकेगा या खुद ठोकेगा किसी दिन। तो मैंने उसके एक्सीडेंट होने से पहले कहा था, इसलिए मैं कहूंगा डबल एक्शन हो गया। देखो, आपने कहा उसका एक्सीडेंट हो गया, ही गॉट एन एक्सीडेंट, और मैं कह रहा हूं आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट मींस आई हैड टोल्ड यू बिफोर ही गॉट नेक्स्ट। तो याद है कि हेड कब आता है? जब तले ऊपर की बात। इसमें कोई तले ऊपर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल पास की बात है। वो रिसीव थोड़ी कर रहे थे कोई, ये तो होगा ही नहीं। उन्होंने रिसीव की तो पास फॉर्म यूज करेंगे। तो बेस्ट आंसर क्या होगा? रिसीव्ड। सीखा आपने क्या कि अगर आपको दो चीजें दी जाए, पास फॉर्म एंड पास परफेक्ट, तो अगर डबल एक्शन की बात हो तो उसमें हेड आएगा, और अगर सिंगल एक्शन की बात हो उसमें क्या आएगा? पास फॉर्म आएगी। दिस इज व्हाट यू लर्न। सीखना है, सिर्फ टिक लगाने के लिए नहीं आए हो कि ये वाला टिक मार दिया, वाला टिक मार दिया। सीखा क्या? जब यहां से उठो तो ये अपने आप से पूछो कि व्हाट डिड आई लर्न टुडे। उठक बैठक करने नहीं आए थे, पॉइंट सीखने आए थे ना। पॉइंट सीख के उठो यहां से। नेक्स्ट देखते हैं आपने क्या सॉल्व किया। इसके बाद से चलते हैं। देखो भाई, प्रोफेसर काउश इज a distinguished astrophysicist who has dash a crucial role। जो जिन्होंने क्या किया है? एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। अब जरा समझो इस चीज को। हु हैज डैश अ क्रूशल रोल, ये है जिसे कहते हैं कोलोकेशन। क्या होता है? फाउंड अ क्रूशल रोल, डन अ क्रूशल रोल, लेड अ क्रूशल रोल, या प्लेड अ क्रूशल रोल। क्रूशल को हटा दो, क्रूशल कमजोर, क्रूशल आपको कंफ्यूज कर रहा है। डैश अ रोल, प्लेड अ रोल, मशहूर वर्ड है ना, प्ले रोल, अहम किरदार अदा करना, जो किरदार अदा करना। तो यहां पे आंसर क्या होगा? दिस इज कोलोकेशन। अच्छा, आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था आपने, जानदारों के लिए हु आता है, बेजान के लिए क्या आएगा? विच आएगा। ठीक है भाई। इन हिज रिसर्च प्रोफेसर काउश uses large ground based and space based telescopes to observe galaxy clusters। जो गैलेक्सीज होती है, बहुत सारी उनके जत्थे होते हैं, बहुत सारे बंच में होंगे, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी एक साथ होती हैं। तो ये उनको ग्राउंड बेस्ड और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। डैश आर, ये टेलीस्कोप के बारे में कह रहे हैं, डैश आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स, और ये हमारे जमीन पे या हमारी कायनात में लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। या देखो, या उसकी जत्थों की बात हो रही है, तो यहां पे क्या हो रहा है? इन हिज रिसर्च प्रोफेसर काउच यूजेस द ग्राउंड बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप्स टू ऑब्जर्व गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के बारे में कह रहे हैं कि ये गैलेक्सीज जो है वो डैश लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स है। ये हमारे पूरे कायनात में ये गैलेक्सीज जो है वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स है। तो कौन? दोज विच आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स, या दे आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स, या हु आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स। अब ये गैलेक्सीज के बारे में कह रहे हैं, तो ये गैलेक्सीज जाहिर बेजान चीजें, इंसान तो है नहीं, तो उसके लिए क्या आएगा? विच आर द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स। यहां पे जो वर्ड बेस्ट फिट होगा वो क्या है? विच। यानी कि जो गैलेक्सीज के क्लस्टर्स हैं ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स है हमारी यूनिवर्स में। अब आखिरी वाला सवाल रह गया हमारा, नंबर 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 4 में सिर्फ 4 ही थे। ही इज इन्वॉल्व, ही इज इन्वॉल्व इन ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटीज के अंदर इन्वॉल्व है ये। ओवरसीइंग द मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट को भी ओवरसी करते हैं, उनकी भी मैनेज करते हैं, देखते हैं, ओवरसी करते हैं।
मैनेज करते हैं ऑफ दीज टेलीस्कोप्स। ठीक है, अब यहां पे फोर स्टार्ट, जुमले के स्टार्टिंग में ब्लैंक है। अब जरा सुनो, जुमले के स्टार्टिंग में ब्लैंक है, मैं बता रहा हूं उनको। इन्होंने ये कहा जब भी, अब मेरी बात सुनो, जरा कान खोल लो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स, और एक बात सुन लो जरा, जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ब्लैंक हो तो आपको हेल्प मिलेगी पिछले सेंटेंस से। किससे हेल्प मिलेगी? पिछले सेंटेंस से हेल्प मिलेगी। तो वो इन्होंने इनकी एक जॉब बता दी कि एक जॉब इनकी यह है कि वो इन्वॉल्व है इन नंबर ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल कमिटीज में जो ओवरसी करी है द मैनेजमेंट ऑफ दिस टेलीस्कोप। तो एक ड्यूटी तो वो कर रहे हैं। अब इस ड्यूटी के अलावा एक काम तो ये कर रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, जॉब है, ये तो कर रहे हैं। डैश हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज, अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के अलावा भी जो प्रोफेसर काउच है हैज वर्कड टू सपोर्ट यंग रिसर्चर्स एंड प्रोवाइड पब्लिक कमेंट ऑन एस्ट्रोनॉमी इंटरनेशनली। तो इसका मतलब यह कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों के अलावा भी अपनी ओन रिसर्च, अपनी ओन एक्टिविटीज के अलावा भी ये तो काम कर रहे हैं वो। इसके अलावा भी प्रोफेसर काउच ने क्या किया है? वर्क किया है इन्होंने सपोर्ट, यंग रिसर्चर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो यहां पे जो सेंटेंस बन रहा है वो ये है कि ये काम तो वो कर ही रहे हैं कि वो काफी सारी कमिटीज को ओवरसी कर रहे हैं और ओवरसी द मैनेजमेंट ऑफ दीज टेलीस्कोप की मैनेजमेंट को ओवरसी कर रहे हैं। तो इन तमाम एक्टिविटीज के अलावा एज ए रिजल्ट ऑफ दिस नो, रिगार्डिंग दिस नो, इंस्टेड ऑफ दिस, ये सारे काम कर रहे हैं इन एडिशन टू दिस, इन तमाम जिम्मेदारियों के प्लस, इन एडिशन मींस ऐड कर रहे हैं, इन एडिशन टू दिस। जब कोई काम, जब कोई एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जब कोई एक्शन कर रहे हैं तो प्लस एक और एक्शन कर रहे हैं। इन तमाम एक्टिविटीज के अलावा वो क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर काउच हैज वर्क टू सपोर्ट यंग रिसर्चर्स, अपनी ही एक्टिविटीज के अलावा। देखो ये उनकी एक्टिविटीज हो गई ना, मैं मिसाल देखो, इज आल्सो इन्वॉल्वड इन नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटीज ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ टेलीस्कोप्स एंड इन एडिशन टू हिज ओन रिसर्च एक्टिविटीज, अपनी रिसर्च एक्टिविटीज के अलावा भी वो यंग रिसर्चर्स की हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे जो बेस्ट जुमला फिट होगा, बेस्ट फ्रेज फिट होगा वो क्या? इन एडिशन टू दिस। एज ए रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? अब सुनो जरा, व्हाई नॉट दिस? अगर कोई काम होता और उसके नतीजे में कोई काम हो रहा होता तो आप कहते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस। रिगार्डिंग दिस मींस अबाउट दिस, यहां तो है ही नहीं। इस चीज के बजाय कोई और चीज तो इंस्टेड ऑफ दिस। इन एक्टिविटीज के अलावा भी वो ये काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो होगा इन एडिशन टू दीज एक्टिविटीज। इज आंसर। रिगार्डिंग आता है अबाउट के लिए, अबाउट, रिगार्डिंग इक्वल होता है अबाउट। अच्छा जनाब, मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं और मैं चाहता हूं कि भाई आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें और फिर हम आपके आंसर बता देंगे इसका आंसर क्या है। ये आपका छोटा सा 3 मिनट का, 3.5 मिनट का आपका टेस्ट है जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, नाउ आपने सॉल्व कर लिया भाई। देखिए मैं चाहता हूं कि आप अपने आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में शेयर करें। हाँ भाई, क्या कहते हैं भाई आप लोग, क्या आंसर है भाई? जी, नंबर 1 का जो आंसर होगा वो सी होगा, डिस्पाइट। नंबर 2 का आंसर है सी, आर फॉलोइंग। नंबर 3 का आंसर है ए, मस्ट हैव डिक्रीज्ड। यानी कि किसी भी स्पीशीज के लिए वो क्लास हो, उसको क्लासिफाई किया जाए एज वल्नरेबल, इसके लिए जरूरी है कि उसकी पॉपुलेशन जो है 30% क्या हो चुकी हो, ड्रॉप हो चुकी हो by more than 30% over the last 3 generations or 10 years। यानी कि किसी भी को वल्नरेबल क्लास होने के लिए, वल्नरेबल को क्लासिफाइड होने के लिए कि वल्नरेबल कहलाएगा वो, उसके लिए जरूरी है कि उसकी नंबर जरूरी है कि डिक्रीज हुआ हो ओवर द लास्ट 10 years और द लास्ट 3 generations में।
जरूरी है कि डिक्रीज हुआ हो, मस्ट हैव डिक्रीज्ड, माजी की बात कर रहे हैं। तो अगर डिक्रीज हुआ होगा लास्ट 3 जनरेशन में या ओवर द लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, तब वो क्लास्ड होगा, उसको पे क्लासिफाई किया जाएगा एज वल्नरेबल। जरूरी है आंसर। ये लोग सही नहीं कर पाते आमतौर पर, ये आंसर किसी का भी सही नहीं होता। अच्छा भाई 4 का आंसर है फॉर दिस रीजन, यानी कि बी। सो सी, उसके बाद 2 का आंसर भी सी, 3 का आंसर ए एंड 4 का आंसर बी। सी सी ए बी, ये आंसर है। अच्छा, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, मैं आज ग्रुप में शेयर करूंगा और आप उसमें ग्रुप में रिसीव कीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा। तो कल हम जो करेंगे एक्सरसाइज, सबसे पहली बात मैं एक पैरा करवाऊंगा ड्रैग एंड ड्रॉप का, जल्दी से क्विक, एक सेट करवाऊंगा ड्रॉप डाउन का इसका, और फिर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग रीऑर्डर पैराग्राफ्स, ठीक है गाइस? थैंक यू वेरी मच।